बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गाड़ी आगे बढ़ जाने के बाद भी मैं पलट पलट कर पीछे का जायजा लेता रहा और यूं ही बावर्दी कानून बाजुओं की दो नफरी जमात मेरी निगाहों से मादूम हुई, मैंने कार वहीं रुकवा दी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुक़्तदर बाज़ीगरों की पूरी मुखलसाना जान पहचानी के बावजूद हम अपने मुआशरे को यक रंग नहीं बना सके थे। न सब चोर बन सके थे और ना ही सब साहूकार रह गए थे, और यही हाल कानूनी वर्दियों का भी था। पिछले मरहले पर मरहूम कायद आजम को शर्फ बारियाबी बकर हमें मसरूका कार समेत आज़ादी अता कर दी गई थी, लेकिन इस रंगारंग मुआशरे में ये जरूरी नहीं था कि कोई दूसरा अहलकार भी इतना ही बामरवत और खलीक साबित होता, या मुल्की अकाबरीन की मतूबा सरकारी तस्वीर का इतना भी एहतराम करता जितना हम देख आए थे। इसलिए किसी नासाजगार वाक़े के रूनमा होने से पहले हमें इस कार से पीछा छुड़ा लेना जरूरी हो चुका था, जिसके असल और मस्कीन मालिक को हम बेहोश करके कहीं फेंक आए थे। अब किधर का इरादा है? सुल्तान शाह ने चाबी इग्निशन में छोड़कर नीचे उतरते ही सवाल किया। चाहो तो मेरी नई सल्तनत भी देख सकते हो, मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ जरूर लगा फिरता हूँ, मगर दूसरी तरफ माफिया का सरबराह भी हूँ। वो लोग मेरे एक इशारे पर अपनी जानें फिदा करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ चाहो ले जा सकते हो, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ। उसने कहा, आओ टैक्सी ले लेते हैं, मुझे 3 बजे अपने दफ्तर में मौजूद होना चाहिए। वक्त की इसी कदर पाबंदी करनी पड़ती है तो ये सरबराह ही तो ना हुई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, ऐसी पाबंदी तो मातहतों और मुलाजमों के लिए होती है, फिर मुझे मातहत ही समझ लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ये ख्याल रहे कि माफिया में मैं अपना ही मातहत हूँ, कोई दूसरा मुझे हदायत नहीं देता। तुम्हारी गाड़ी जो कामरान के साथ तबाह हुई है शायद माफिया की ही थी। उसने किसी सवारी की तलाश में कुर्बो जवार का जायजा लेते हुए सवाल किया। इस हादसे की तफ्तीश में माफिया या इसके किसी न किसी आदमी का नाम तो जरूर उछलेगा, क्योंकि गाड़ी की मिल्कियत भी जेरे गौर आएगी। अभी तुम देख चुके हो कि हम किस तरह कानून की दस्तरस से निकले हैं। कल रात की तारीख में किसी भी थाने में इस कार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और किसी का बाल भी बीका ना होगा। माफिया के वसाइल और राब्ते बहुत ज्यादा हैं और ये लोग साइंटिफिक अंदाज में काम करने के आदी हैं। वो तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुमने मुझे ये बताकर मेरी सारी तवक्कुआत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कि मुझसे लिफ्ट लेने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद गजाला ही थी। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे यकीन है कि मतला साफ होने पर वो दोबारा अपने घर का ही रुख करेगी। हमें कम से कम एक बार उससे मिलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हम अपनी कोशिश कर चुके। मैंने अपने हलक में तलखी सी घुलती हुई महसूस की। अगर उसे हमारी कोशिशों से जरा भी दिलचस्पी या लगाव है तो अब इसकी बारी है। उसे मालूम हो चुका है कि हम उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुंचे थे, इसलिए अब इसे हमसे राब्ता कायम करके अपने पुरअसरार तर्ज अमल की वजाहत करनी चाहिए। उसके पास मेरे फ्लैट का फोन नंबर मौजूद है, वो जब चाहे मुझसे इस नंबर पर बात कर सकती है। मेरे आखिरी फिक्रे पर वो चौंक पड़ा। मेरा ख्याल है कि मैं मामले की तह तक पहुंच गया हूँ। मुझे तुम्हारे फ्लैट का नंबर देकर उसने बिलवास्ता तरीके से ये पैगाम दिया है कि तुम इस फोन पर मौजूद रहो ताकि वो तुमसे बात करके अपनी वजाहतें पेश कर सके। जब से दिलदार आगा के फितने का आगाज हुआ है, फ्लैट तो अमलन बंद ही पड़ा हुआ है और हम जहांगीर के घर के होकर रह गए हैं। हो सकता है कि गजाला ने पिछले चंद दिनों में इस नंबर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की हो और जवाब ना मिलने पर मायूस हो गई हो। ये सब मेरे और तुम्हारे मफरूजे हैं सुल्तान शाह, मैंने तलख लहजे में कहा। अब कुछ काम गजाला को भी करना चाहिए। उसके मकान में फोन मौजूद है, उसे मेरे और जहांगीर के मुरासम का बखूबी इल्म है। अगर उसे फ्लैट के फोन से जवाब नहीं मिल रहा था तो वो जहांगीर के घर फोन कर सकती थी। वो घर इसका देखा हुआ है, अगर वो चाहती तो वहाँ आ भी सकती थी। मेरा ख्याल है कि हम इस मौजू पर बात जारी रखकर तलखियों में इजाफा कर रहे हैं। तुम भी यक बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हो। मैं तुमसे फिर किसी वक्त बात करूंगा। इस वक्त तुम्हारा जहन अपनी सोच से हटकर कोई बात कबूल करने के लिए आमादा नहीं है। मैं खामोश ही रहा, मगर इस वक्त मेरे वजूद में इंतकामी ख्यालात के हौलनाक गर्दाब उठ रहे थे और मेरा किसी से भी टकरा जाने को दिल चाह रहा था। इस एहतियात की कोई खास जरूरत नहीं थी, मगर तवील अरसे से पेश आने वाले गैर यकीनी हालात की बिना पर हर मामूली नुक्ते को अहमियत देना मेरे मिजाज में दाखिल हो गया था। इसलिए मैंने टैक्सी ट्रेड लाइन के दफ्तर से दूर ही छोड़ दी। सुल्तान शाह ने नीचे उतरते ही मुतजस्सिस अंदाज में कुर्बो जवार के पूरे हुजूम इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो अपने तौर पर अंदाजा लगाना चाह रहा था कि माफिया का दफ्तर कौन सा हो सकता था। मैं टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर फारग हुआ तो
मसरूफ फुटपाथ पर लोगों की भीड़ में पिथारे वालों से बचकर अपनी राह बनाते हुए सुल्तान शाह अपने जबिली तजस्सुस पर काबू न रख सका। क्या माफिया का दफ्तर कुछ दूर है? उसने सरगोशियाना लहजे में सवाल किया था। क्या घास खा गए हो? मैं आंखें निकाल कर घुराया। यूं बेएहतियाती से इस लफ्ज को इस्तेमाल करोगे तो वहां पहुंचने से पहले अपनी गर्दन कटवा बैठोगे। फटकार के बाद भी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चंद सानिये के तवक्कुफ के बाद इसने मुंह बसोरते हुए शिकवा किया। तुम्हारे पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे और ना हमल गिरेगा। मैंने उसी लहजे में जवाब दिया। चंद कदम का फासला तय करने के बाद सब सामने आ जाएगा। क्या बूढ़ियों जैसी वाहियात बातें कर रहे हो? वो बुरा सा मुंह बनाकर बुड़बुड़ाया। कौन सी वाहियात बात की है मैंने? तुम अपनी उर्दू दुरुस्त करो। अमल के वही एक मानी नहीं है। ये तुम्हारी नन्ही खोपड़ी में नाच रहे हैं। इसके मानी बोझ के हैं और बोझ उठाने वाला हमाल कहलाता है। मैं कुछ सोच रहा हूँ और तुम मुस्तकिल बोले जा रहे हो। सोचो, दिल खोल कर सोचो। अब मैं खामोश ही रहूंगा। वो जल कर बोला। जुबान के मामले में इसकी मालूमात इस कदर नाकिस थी कि वो मेरी किसी बात को चैलेंज नहीं कर सकता था। वो माफिया में मेरी शमूलियत से तो बाखबर था, लेकिन इसने ना माफिया के दफातर देखे थे और ना ही गिरोह में मेरी सरबराहाना हैसियत से बाखबर था। इसलिए जब मैं ट्रेड लाइन के दफ्तर में दाखिल हुआ तो दरबान से लेकर दीगर अमले तक के रवैये ने उसे हैरान कर दिया और आखिरकार मैंने उसे अपने कमरे में लेकर अपने पुरशकू दफ्तर में दाखिल हो गया। मुझे अंदाजा था कि सुल्तान शाह के जहन में यक बयक सवालात का लावा उबलने लगा होगा। दूसरी तरफ सैंडो की फौरी मुदाखलत का भी इम्कान था। इसलिए मैंने कुर्सी संभालते ही वो स्विच ऑन कर दिया जो बाहर सुर्ख बल्ब रोशन कर देता था। इस बल्ब के रोशन होने के बाद न कोई मेरे दफ्तर में मुखल हो सकता था और न ही ऑपरेटर कोई फोन कॉल मुझे मुंतकिल करती। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, अब मैं चुप ही रहूंगा। तुम अपनी यकसोई में खलल न आने दो। वो मेरी तरफ देखे बगैर सपाट और सर्द लहजे में बोला। अहमक न बनो। मैंने उसे समझाते हुए दोस्ताना लहजे में कहा। माफिया और शी इंसानी खून की भेंट पर जिंदा रहने वाले ग्रोह हैं। इनके बारे में की जाने वाली लग्जश के अजाले की मोहलत नहीं मिलती। तुमने देखा कि हम दफ्तर से कितने नजदीक थे। लोगों की इस भीड़ भाड़ में माफिया के कुछ मुखबर हर वक्त मुश्तबा लोगों की बूझ सूंघने पर मामूर रहते हैं। वजाहतें पेश न करो। वो बदस्तूर रुखाई से बोला। तुम्हारा दफ्तर और अमले में तुम्हारी शानो शौकत देखकर मैं समझ गया हूँ कि इस इलाके में आते ही तुम्हारे सर पर अफसरी का भूत सवार होना शुरू हो गया था। मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं हो सका था कि माफिया में तुम्हारी प्रवाद इतनी ऊंची हो गई होगी। सरबराही वाली बात तो मैं मजाक समझ रहा था। तुमने जन्म जली औरतों जैसी बातें और अपना मजलूमाना अंदाज तर्क न किया तो मैं अभी तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं इस वक्त कितने अहम मिशन पर यहाँ आया हूँ। मेरा जहन इसी मामले में बुरी तरह उलझा हुआ था। मेरे बेतकल्लफाना तर्ज तखातब पर इसके चेहरे पर बहाली की लहरें दौड़ गईं, लेकिन मेरा तजस्सुस बिल्कुल बजा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ पहली बार यहाँ आया हूँ। अब लानत भेजो इस किस्से पर। खुशी की बात यह है कि तुम अब तक अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब जा रहे हो। माजे का फितना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और वीरा ने कामरान के कत्ल के मौका पर तुम्हें छूट देकर अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। तुम बहुत जल्द इसे भी मार लोगे। दूसरी तरफ माफिया तुम्हारी मुट्ठी में आ गई है। तुम जब चाहो इनके सारे करिंदों को एक जगह जमा करके जहन्नम वासल कर सकते हो। काश ये इतना आसान ही होता। मैंने हसरत से कहा। वीरा ने अपने अल्फाज की पासदारी करके मुझे बेबस कर दिया है। वो चाहती तो आसानी के साथ हम दोनों को भी कामरान समेत मौत के घाट उतार सकती थी। तुमको शायद ये सुनकर तअज्जुब होगा कि गजाला के मकान में वीरा मेरे निशाने की जद में थी। मैं चाहता तो निहायत आसानी के साथ इसे खत्म कर सकता था। मैंने दोबारा इरादा भी किया, लेकिन दोनों मर्तबा अंदर की किसी ताकत ने मुझे एहसान का बदला जुल्म से चुकाने से रोक दिया। ये मेरे लिए नई खबर है। उसने एक गहरा सांस लेते हुए मेरी बात काट दी। तुम दोनों की दोस्ती की तरह तुम्हारी दुश्मनी भी मेरी समझ से बालातर है। जिस रात वो जहांगीर के मकान पर फायर से जख्मी हुई, इस रात तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो तुम्हें मकान के मलबे में पीस कर रख देगी। और अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए अदलो एहसान की नाकाबिले फहम मिसालें कायम करने पर तुल गए हो। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि मामलात इसी डब पर चलते रहे तो वो तुम पर एक ही गोली चलाए बगैर तुमको अपनी नजरों से घायल करके हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेगी। गजाला की ताजा तरीन पुरअसरार बेरुखी के बाद तो ये इम्कान और ज्यादा रोशन नजर आने लगा है। आखिर तुम्हें इससे किस भलाई की उम्मीद है जो तुमने इसे छोड़ दिया। और मुझे देखो कि मैंने सफेद फार्म एंटोनियो का माजी जाने बगैर इसे महज इस वजह से बेरहमी से हलाक कर दिया कि वीरा का साथी और शी का एक सरगर्म बैनुल अक़वामी कारिंदा था। इसके लहजे में गहरा कलक था। अभी तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं
नहीं सुनी। इसके खामोश हो जाने पर मैंने बुझी बुझी मुस्कुराहट के साथ कहा, बात तुम्हारी इस राय से शुरू हुई थी कि अब शी और माफिया दोनों मेरी मुट्ठी में हैं और मैं जिस तरह चाहूँ इन्हें नेस्तो नाबूद कर सकता हूँ। वीरा के बारे में तो तुमने सुन ही लिया, अब माफिया के बारे में भी सुन लो। मुझे एक सीनियर कारिंदे के तौर पर लिया गया था, लेकिन अब मैं अमलन माफिया के मुकामी ब्यूरो का चीफ बन बैठा हूँ या बना दिया गया हूँ। जहाँ तक मुकामी मामला चलाने के लिए फैसले करने के इख्तियार का मामला है तो मैं खुद मुख्तार हूँ, लेकिन मेरी कारकर्दगी पर हजारों मील दूर बैठे हुए मदर माफिया के बड़ों की निगाह रहती है। मैंने अपनी जात को शुबहात से बालातर रखे बगैर कोई तकरीबी कार्रवाई की तो ये मुनज़्ज़म दरिंदे इसी लम्हे मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। अभी 3 और 4 बजे के दरमियान बाहर के किसी मुल्क से डॉन 3 का फोन आने वाला है, देखो वो क्या खबर सुनाता है। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम एक बार फिर ऐसे सफाक ब्लैक मेलरों के चुंगल में फंस गए हो जो उसी वक्त तक तुम्हारे दोस्त हैं जब तक तुम इनके लिए काम कर रहे हो। जिस दिन तुमने अपना इरादा तब्दील किया वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। वो बोला, बदकिस्मती से सूरत हाल ही कुछ ऐसी ही है, ये भी एक तरह की खरकारी है। ये तो फिर भी जुराइम की दुनिया है। मैं तो ऐसे मुहज्जब खरकारों से मिल चुका हूँ जो सनत और कारोबार की दुनिया में खूबसूरत बहरूब भरकर राज कर रहे हैं। दुनिया को धोखा देने के लिए वो बाहर से नफीस बने रहते हैं, शेर व शायरी का ज़ौक भी रखते हैं, मगर इनके मुलाजमीन इनकी मर्जी के मुताबिक और इन्हीं की शराइत पर जिंदगी भी इनकी मुलाजमत करने पर मजबूर है। ऐसे सूरत हराम महाशे बड़ी मक्कारी के साथ जज्बाती फजा पैदा करके अपने मुलाजमीन से इखलाकी दबाव में अपने मुफाद में कोई संगीन जुर्म करा लेते हैं या फिर बाहमी एतमाद के नाम पर इनसे कोई अहम तहरीर या सादा कागज पर दस्तखत हासिल कर लेते हैं। ये चीजें इन मुलाजमीन के लिए जिंदगी भर सूली की सूरत इख्तियार किए रहती हैं। वो जब भी राह रास्त पर आने की कोशिश करते हैं सूली का साया इनकी गर्दन पर पड़ने लगता है। मुफादात की जंग में हर खुद गर्द बाला दस्त अपनी जेर दस्तों के साथ वही सलूक करता है जो मुक्तदर माफिया वाले किसी शर्मसारी के बगैर निचले लोगों के साथ करते हैं। तुमने तो अच्छी खासी तकरीर कर डाली। वो मेरी बात काटते हुए बोला, गपले कहाँ कहाँ और कैसे होते हैं ये मैं भी जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम आसमान से गिरकर खजूर में अटक गए हो और अपनी मर्जी से माफिया से किनारा कश न हो सकोगे। ये कोई नई बात नहीं। मैं माफिया में शामिल होने से पहले इसी बात से बाखबर था। अब तो जान इसी सूरत में छूटेगी जब खुद माफिया का बाजा बच जाएगा। मैंने कहा, लेकिन वो अपनी जड़ें काटने वाले को कब माफ करेंगे? सुल्तान शाह ने सवाल किया। असल बात यही है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैंने इंतहाई संजीदगी के साथ कहा, इस वक्त मैं ब्यूरो चीफ होते हुए भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कदम नहीं उठा सकता। अपनी कार्रवाई के लिए मुझे वक्त और मौका का इंतजार करना होगा ताकि तबाही की धूल बैठने के बाद भी किसी को ये पता न चल सके कि माफिया की मजबूत बुनियादों में बारूद किसने भरा था। माजे और इसके अड्डे को तुमने तबाह कर दिया। गजाला को फिलहाल गुमशुदा ही समझो। वीरा पर तुम्हारा जमीर तुम्हें वार नहीं करने देता और माफिया में तुम्हें वक्त का इंतजार है। आखिर हम इस अजियतनाक फजा में कब तक जिंदा रह सकेंगे? हमारे सामने कोई इंतखाब नहीं है सुल्तान शाह। मैंने उसकी दिली कैफियत और बेबसी का अंदाजा लगाते हुए नरमी से कहा, ये सब हमारी मजबूरियां हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ लग्जश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा मशवरा कबूल कर लूंगा। खत्म करो इस बहस को। वो अपना सर झटक कर बोला, तुम्हारे असाब पर वैसे ही काफी दबाव है। इस बेसूद ज़हनी मुशक्कत से हम खुद को और ज्यादा थका रहे हैं। अभी तक हम तखलिये में थे। मैंने उसे आगाह किया। अब मैं बाहर जलने वाली प्राइवेसी लाइट ऑफ कर रहा हूँ। तुम बिला जरूरत गुफ्तगू में दखल न देना। बस ये याद रहे कि तुम मेरे पुराने बॉडीगार्ड हो। इस वजह से मेरे बेशतर राज तुम्हारे इल्म में है। तुम फिक्र न करो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें वापसी के लिए गाड़ी अभी बंदोबस्त करना होगा। हम टैक्सी से यहाँ आए हैं। उसने स्विच ऑफ होने की आवाज सुनते ही कहा। प्राइवेट लाइट ऑफ होते ही फोन का बजर बोल उठा। रिसीवर उठाने पर ऑपरेटर ने बताया कि ट्रेड लाइन के नाम पर एक रजिस्ट्री आई हुई है। इस दफ्तर का असूल था कि रजिस्टर्ड खतूत में खुद ही खोलता था। इससे पहले वो फर्ज सैंडो के जिम्मे था, क्योंकि रजिस्ट्री के जरिए कभी कभार माल की आमद की इतलात भी मसूल होती रहती थी। क्लिफ्टन वाले वाक़े के बाद तो हीरोइन के लेन देन के आज सिरे नौ आगाज की इतला खत से ही मिलनी थी, इसलिए रजिस्ट्री अंदर मंगवाते हुए मैंने डायरेक्ट फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सैंडो दरवाजा खोलकर मौदबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। तुम जरा इधर बैठो। मैंने सुल्तान शाह को दूर अफ्तादा वो दीवार के साथ लगे हुए सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरे वसीओ अरीज कमरे में दो एतराफ में इस तरह सोफे लगे हुए थे कि वहाँ
बैठे हुए लोग मेज पर धीमे लहजे में होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकते थे। वैसे तो मेरे और सुल्तान शाह के दरमियान कोई राज नहीं था, मगर सैंडो के इत्मीनान के लिए इसे दूर भेजना जरूरी था, क्योंकि माफिया के अंदरूनी मामलात के बारे में बाहर के लोगों से पूरी राजदारी बरतना माफिया के बुनियादी असूलों में था। माल के बारे में कोई खबर? बस। इसने मेरी मेज के करीब ठहर कर पुरतशवीश लहजे में सवाल किया। आज एक रजिस्ट्री आई है, हो सकता है कि इसमें कोई पैगाम हो, लेकिन तुम इस बारे में इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाकर सवाल किया। शहर में भी माल का कहत पड़ा हुआ है, उसने कहना चाहा, लेकिन मैंने फौरन ही इसकी बात उड़ा दी, क्योंकि इस तुमहीद पर मेरी खोपड़ी चटक उठी थी। शहर में कहत पड़े या फरावानी हो, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा मतलब ये था कि शहर में कहत है माजे के अड्डे पर भी खासा माल रहा होगा जो बर्बाद हो गया। इसके नतीजे में मुकामी मंडी में दाम उठेंगे। ऐसा ना हो कि हमें माल देने वाले पैसे के लालच में मुकामी मंडी में माल देना शुरू कर दें। उसने अपनी बात की वजाहत की। इसकी दलील वजनी थी, मगर वो सवाल ऐसा था जिसने मुझे लाजवाब कर दिया। इंतजामी मामलात के अलावा माल की वसूली और तरसील की हद तक हर चीज मुझे अपने काबू में नजर आ रही थी, लेकिन दो शोबे ऐसे थे जिनमें सेठ हबीब जेबानी की कमी महसूस हो रही थी। इसके अचानक दरमियान से हट जाने की वजह से मैं इन शोबों में खुद को मुअल्लक महसूस कर रहा था। पहला शोबा तो वही था जिसकी निशानदही सैंडो ने की थी। अगर माल फराहम करने वाले बदनीयत हो जाते या किसी हादसे की वजह से इनकी तरफ से ताखीर होती तो मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था और ना ही मैं इनसे रुजू करने की पोजीशन में था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि माफिया के पूरे मालियाती ऑपरेशन का इन्हिसार ऐसे लोगों पर था जो मेरे लिए यकसर अजनबी थे। दूसरा शोबा माफिया के असरो रसूख का था। इस अमर में कोई शोबा नहीं कि मैं की क्लब का कंट्रोल हासिल कर चुका था, जहां अहम सरकारी अहलकारों और दीगर शख्सियात को काना बनाया जाता था और फिर इनसे काम लिए जाते थे। मगर मुझे ये भी मालूम था कि सेठ हबीब जीवानी हर मामले में पसे पर्दा रहता था, इसलिए ऐसे अहलकारों से इसकी जाती वाकफियत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर आखिर इन लोगों से क्यों और कैसे काम लिया जाता था? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर तुम मुझसे क्या तवक्को कर रहे हो? मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इस मसले का क्या हाल है तुम्हारी नजर में? यही एक मामला ऐसा है जहां मैं खुद को बेबस महसूस करता हूं। बाकी मामलात में तो चीफ मुझ पर ही इन्हिसार किया करता था। इसका जवाब मेरे लिए बहुत हौसला अफजा था। मेरी कार उड़ गई है। मैंने फौरन ही अपना मसला इसके सामने रख दिया। कार में मौजूद एक शख्स भी धमाके में हलाक हो गया हुआ है। ये कब और कैसे हुआ? उसने इज़्तिरारी तौर पर मेरी बात काट दी। ये तफसीलात गैर अहम है। असल बात यह है कि कुछ देर कबल ऐसा हो चुका है। पुलिस को तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ ही मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मेरी कार का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर था? वो तो ट्रेड लाइन के नाम पर ही रजिस्टर थी। इस चक्कर से बचने की तो एक ही सूरत हो सकती है, किसी थाने में वारदात से कबल कार चोरी होने की FIR दर्ज करा दी जाए। FIR दर्ज कराने का वक्त भी हादसे से कम कई घंटे पहले का होना चाहिए। ऐसी कार्रवाई तो कोई जानने वाला ही कर सकता है। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। शहर के जो अफसरान ब्लैक मेलिंग या रिश्वतखोरी की बिना पर हमारे लिए काम करते हैं, इनमें से कोई भी तुम्हारे एक फोन पर दुम के बल खड़ा हो जाएगा। चीफ भी किसी के सामने आए बगैर फोन पर अपने सारे काम निकलवाता है। वो लोग इसे ईगल चीफ के नाम से जानते हैं। ये खुफिया हवाला देकर तुम अपना काम करवा सकते हो। आवाज की तब्दीली किसी भी शख्स को मेरी तरफ से शुबे में मुब्तला कर सकती है। मैंने अपने अंदेशे का इजहार किया। मेरे लिए वो सूरत हाल बहुत अजीब थी कि मैं अपने इख्तियारात के बारे में अपने एक मातहत से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गनीमत बस यही थी कि 2% की चोरी पकड़े जाने के बाद वो मुझसे जहनी तौर पर बुरी तरह मरूब हो गया था। फिर रही सही कसर गर्दन कटे पुतले की दरियाफ्त पर मेरे सख्त गिराना रवैये ने पूरी कर दी थी और जहनी तौर पर वो मेरा गुलाम होकर रह गया था। ईगल चीफ का नाम सुनने वालों के लिए दहशत की इलामत है। तुम्हारा कोड सुनकर ही हर शख्स के औसान खता हो जाएंगे। अभी चंद हफ्ते कबल ही अहकाम पर अमल न करने वाला एक कस्टम ऑफिसर पुरअसरार अंदाज में एक होटल के रिहायशी कमरे में कत्ल कर दिया गया था। लाश की कमीज के बटन में लगी हुई अकाब की तस्वीर अखबार में भी छपी थी, जो सारे मुतल्लका लोगों को ये बताने के लिए काफी थी कि वो ईगल चीफ के अताब का शिकार बना था। वो बोलते हुए चंद सानिये के लिए रुका, फिर राजदाराना सरगोशी में बोला, सिर्फ कराची में पिछले 7 साल में ये तीसरा अफसर था जो ईगल चीफ का शिकार हुआ था। इसके लिए काम करने वाले इसके हुक्म से सरताबी का तस्वर भी नहीं कर सकते। चीफ ने मुझे बहुत छूट दी हुई थी। कई बार मैं खुद ईगल चीफ के हवाले से काम ले चुका हूँ। फिर मुझे इन अफसरान की एक जामिया फहरिस्त मुहैया करो जो ईगल चीफ के हवाले से खौफजदा किए
जा सकते हैं, मैंने सपाट लहजे में कहा। हालांकि सैंडो की इस इंकशाफ से मुझे दिली मुसरत हुई थी, क्योंकि माफिया के सरबराह की हैसियत से लुत्फ अंदोज होने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि शहर की हुक्मरानी से कौन कौन इसके नाम पर अपने मनसब से गद्दारी कर सकता था। ऐसे ही गद्दार अफसरान शहर के तमाम समाज दुश्मन दहशत गर्द गुंडा अनासर को मजबूत पुश्त पनाही फराहम करते थे, वरना किसी की मजाल नहीं थी कि अपने हकीर से मातहत के लिए पूरे शहर को फसादात और खून रेजी के जहन्नम में झोंकने की जुर्रत करता। सैंडो मुझसे चंद मिनट की इजाजत लेकर चला गया। इसके जाते ही इस्तकबालिया काउंटर वाली बजाते खुद रजिस्ट्री लेकर मेरी दफ्तर में आ गई। लिफाफा देकर वो उल्टे कदमों लौट गई। मैंने लिफाफा खोला तो इसमें हस्बे तवक्को माल की आमद के बारे में खुफिया पैगाम मौजूद था। 2 रोज बाद रात 8 बजे कुरंगी क्रैक में माल आना था। माल की वसूलियाबी के लिए किसी पोस्टर से फाड़ा हुआ रंगीन आर्ट पेपर का एक मतूबा टुकड़ा कागज से मुंसलिक था। तुम तो वाकई अफसर लग रहे हो, सुल्तान शाह ने अपनी जगह से हाँक लगाई। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम चोरों और बदमाशों के सरबराह हो। चोरों के नहीं, सिर्फ बदमाशों के कह सकते हो। मैंने इसकी तौसीह की। इस वक्त मेरा एक बहुत बड़ा काम हुआ है और अब मैं तुमको शहर में अपने कमालात दिखाऊंगा। इजाजत हो तो खादम अब तुम्हारी मेज पर आ जाए। उसने तंजिया लहजे में इजाजत तलब की। जरूर आ जाओ, लेकिन मेरे मातहत अमले में से कोई अंदर आ जाए तो अपनी चोंच बंद रखना। मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड जाहिर करूंगा। वो निहायत खुशदिली के साथ मेरे मद्दे मुकाबल मेज की दूसरी तरफ आ बैठा। उससे गुफ्तगू के दौरान ही में सैंडो वापस लौट आया। इसके हाथ में एक तय किया हुआ कागज मौजूद था जो उसने खामोशी से मेरे हवाले कर दिया। बैठ जाओ। मैंने इस कागज पर निगाह दौड़ाते हुए सैंडो से कहा, ये मेरा बॉडीगार्ड सुल्तान शाह है, क्या ये भी हम में से है? सैंडो ने कुर्सी संभालते हुए मोहतात लहजे में सवाल किया। बिल्कुल। मैंने कागज पर से नजरें उठाकर जारहाना लहजे में कहा, इसे मैंने रखा है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करता हूँ। मेरा नाम सैंडो है। उसने अपना हाथ सुल्तान शाह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं बास के हकीर जानसारों में से एक हूँ। सुल्तान शाह ने मेरी हदायत के ऐन मुताबिक अपनी जुबान से एक लफ्ज भी निकाले बगैर दांत निकाल दिए। इसके बोंगे अंदाज पर मैं दिल ही दिल में खोल कर रह गया। मैंने इस फहरिस्त पर 3 जगह निशानात लगा दिए हैं जिनका मौजूदा मसले से बराह रास्त अलग हो सकता है। सैंडो ने मुझे दोबारा फहरिस्त की तरफ मतवज्जो पाकर किनाये में कहा, तुम इनमें से किसी को भी फोन पर अहकाम दे सकते हो। शुक्रिया, और अब तुम जा सकते हो। मैंने कागज पर से नजर हटाए बगैर सपाट लहजे में कहा। दिल में इसका हद से ज्यादा सपास गुजार होने के बावजूद मैं इसके इजहार में बुखल से काम ले रहा था, वरना सैंडो का दिमाग आसमान पर प्रवास करने लगता। रजिस्ट्री में कोई काम की बात मिली? उसने कुर्सी छोड़ते हुए धीमे लहजे में डरते डरते सवाल किया। इसकी नजरें मेरी मेज पर पड़े हुए फटे हुए लिफाफे पर मरकूज थी। खबर है, लेकिन इस मौजू पर बाद में बात होगी, मैंने सरसरी लहजे में कहा, और वो मेरे कमरे से चला गया। मैंने मजीद किसी दखल अंदाजी से महफूज रहने के लिए फौरी तौर पर अपने कमरे के बाहर प्राइवेसी लाइट रोशन कर दी। मुझे ओहदा तो मिल गया था, लेकिन इख्तियारात अब नसीब हुआ है। तखलिया होते ही मैंने सैंडो के लाए हुए कागज को चूमते हुए कहा, अब मैं कराची में अपनी मर्जी के तमाशे दिखाऊंगा। इसमें तुम्हें कौन सी डुगडुगी मिल गई जो तमाशे याद आने लगे हैं? अभी देखते जाओ, तमाशों की इब्तदा तुम्हारे सामने ही होती है। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा। इस वक्त मेरी घड़ी 2:45 बजा रही थी। मैंने इस फहरिस्त में से शहर के एक मशहूर DSP का नंबर मुंतखब किया और डायरेक्ट फोन पर वो नंबर मिला लिया। दूसरी घंटी पर रिसीवर में गुर्राती हुई एक तहकमाना आवाज सुनाई दी। मैंने सेठ हबीब जवानी जैसा सर्द और सपाट लहजा इख्तियार करते हुए DSP का नाम लेकर इसके बारे में दरियाफ्त किया। अरे भाई, इंक्वायरी ऑफिस क्यों खोल लिया है? मैं बोल तो रहा हूँ। इसकी गुर्राहट में बेजारी औद कर आई, जैसे उसे अपनी आवाज न पहचाने जाने पर गुस्सा आ गया हो। होश में रहो मजीद, मैं ईगल चीफ बोल रहा हूँ। मैंने कुन आंखियों से सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए मौत की तरह सर्द लहजे में गुर्रा के कहा, सर मैं माफी चाहता हूँ। ईगल चीफ का नाम सुनते ही उसका गुरूर और तकब्बर खाक में मिल गया और इसके लबो लहजे में माजरत ख्वाहाना आजिज़ी सी पैदा हो गई। मेरे पास दिन भर लोगों के ला यानी फोन आते रहते हैं। इसी जौक में गुस्ताखी कर बैठा था। हुक्म फरमाएं। हवास दुरुस्त हो गए हों तो मैं बात करूं। ये मामला बहुत अहम है। जरा सी भी गफलत या कुताही हुई तो रात होने से पहले शहर में चौथा शाहकार वजूद में आ जाएगा।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।